सिंह साहब, अगर मैं जेडीयू की खास तौर पर बात करूं, मांझी और कुशवाहा की नाराजगी या ज्यादा सीटों की मांग करना क्या जेडीयू को किसी भी तरीके का नुकसान दे सकता है? और अगर वीआईपी पार्टी यह कहती है कि जेडीयू में भगदड़ मचने वाली है, तो कोई असंतुष्टि सीट शेयरिंग फॉर्मूले से पहले या इलेक्शन से पहले जेडीयू के अंदर है? पूर्णिमा जी, जेडीयू में किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप सुने कि एनडीए में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, सीट शेयरिंग हो चुका है, केवल अनाउंस करना बाकी है। आपसी तालमेल, लोकतंत्र की यही पराकाष्ठा है। चूंकि एनडीए के जो भी गठबंधन घटक दल हैं, आपस में इनके अंदर लोकतंत्र है, आपस में बात करने की क्षमता है। तो लोकतंत्र की यही पराकाष्ठा है कि हम एक दूसरे से सीट मांग सकें, तालमेल जो भी हो उसमें एक्स्ट्रा और कम ज्यादा कर सकें, मांगने की ताकत रखें। ये लोकतंत्र की पराकाष्ठा है और चुनाव में हर राजनीतिक दल का ये अधिकार है। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं पूर्णिमा जी, आपके चैनल के माध्यम से, कांग्रेस के प्रवक्ता जो अभी वोट चोर की बात कर रहे थे, शायद इनको नहीं मालूम, आप आज जेपी का जन्मदिन है और जेपी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी पैनलिस्टों को, आपको भी और पूरे बिहार और देशवासियों को। शायद 75 में जो वोट चोरी हुई थी उसको जेपी ने उसका खुलासा किया था और वो खुलासा आज तक बिहार की जनता भूली नहीं है, अनो कभी भूलेगी। रही बात वीआईपी के प्रवक्ता जो हमारे मित्र हैं, ये भगदड़ की आशा रखते हैं, तो इन्हें दिवा स्वप्न देखने की खुली आजादी है। ये लोग दिवा स्वप्न देखते हैं और इन्हें देखने दीजिए, खुश हो लें। वॉक ओवर तो देना ही है हमको, ये वॉक ओवर दे के भाग जाएंगे ये लोग, रुकेंगे नहीं। बिहार की जनता रुकने नहीं देगी, बाप को भी नहीं रुकने दी, माँ को भी नहीं रुकने दी। और मैं बार बार इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि बिहार की जनता ये मानती है कि बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी, तो किसी 10 नंबरी को कैसे कोई अपना भरोसा दे सकता है? तो बिहार की जनता इन पे भरोसा करने वाली नहीं है। 25 से 30 फिर से नीतीश, माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में 25 से 30 डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तरीके से बिहार साहब की बोलते हैं, मेरे चेहरे पर हंसी तो देखिए बिठा आनी है। हुदा साहब क्यों मुस्कुरा रहे हैं वो बताएंगे, यश भी साथ में, लेकिन सिंह साहब की मुस्कुराहट पता नहीं क्यों मुझे इनसे सवाल पूछने पर मजबूर कर रही है कि सिंह साहब आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन उससे पहले संजय राणा जी, आपको लगता है एनडीए और महागठबंधन सीट एलोकेशन को लेकर कहीं ना कहीं एक सीट स्ट्रेस के दौर से गुजर रहा है? क्योंकि बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि हर किसी को चाहिए कि भाई जिस पर जिस भी पार्टी का कैंडिडेट उतरे, कोई उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है, लेकिन जीते, क्योंकि जीतना तो है ही अल्टीमेट गोल, लेकिन सीट स्ट्रेस तो है दोनों ही जगह पर। पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग फॉलो पर। देखिए, कहावत सुनी जाती थी कि आप अगर तोप का लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो कट्टे का लाइसेंस मिलेगा। तो ये गाँव में कहावत कही जाती है और बिहार के जो यहाँ व्यक्ति बैठे हुए हैं सब समझते होंगे इसका तात्पर्य क्या होता है। तो वैसा ही है, जितनी भी पार्टियां हैं सब के सब हाथ आजमाइश कर रही हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में हल्ला मचे, गोल्ला मचे, थोड़ा आर्म ट्विस्टिंग हो जाए तो कुछ ज़्यादा सीटें मिल जाएगी। एनडीए की बात करते, देखिए हमने बोल दिया कि मुझे 15 चाहिए, 7 में मैं संतुष्ट नहीं है। उनके पास कोई ऑप्शन है? उनकी जात का अगर वोट देखा जाए कितना परसेंटेज है, कितनी सीट जिता सकते हैं, अगर 7 भी दे दे, 7 का स्ट्राइक रेट अगर पुराना देखेंगे तो स्ट्राइक रेट भी उतना अच्छा नहीं, तो 7 पे आके वो सिमट जाएंगे। और आपने देखा होगा एलजेपी का क्या हुआ, आगे कहीं ना कहीं गठबंधन के साथ अपने एनडीए के उसमें आके मिल गए। अब आता है महागठबंधन। देखिए, महागठबंधन बात की जाए तो आरजेडी के कंधे पे सब सवारी करना चाहते हैं। आरजेडी के बगैर सब मतलब ताकत विहीन है, कह सकते हो हनुमान है आरजेडी इस समय। और तेजस्वी यादव, हनुमान तो चिराग पासवान नहीं, हनुमान बोलने, देखिए बोलना और होने में अंतर है, नो डाउट। देखिए कभी कभी विपक्ष को भी मौका देना चाहिए, उसके अंदर भी शक्ति है, तो उसकी शक्ति को भी। सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें बड़ी चल रही हैं, तो चिराग पासवान जी की और मोदी जी की, इसलिए ना देखिए वो देखिए 2 दिन पहले, 2 दिन आपने देखा या 2 दिन पहले वो बोल रहे थे नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे। हमें पता था जब प्रभु राम आएंगे तो हनुमान ऑटोमेटिक मान जाएगा, मान गए, वो हो गई, खत्म बात है। अब आते हैं आरजेडी पे। देखिए आरजेडी के साथ समस्या क्या है कि इन्होंने कांग्रेस को तकरीबन 70 सीटें दी, इन्होंने 19 जीती, स्ट्राइक रेट 27%। अगर आरजेडी का स्ट्राइक रेट देखें तो उसका वोट परसेंटेज का भी गिरा नहीं है और अच्छा खासा 52% का स्ट्राइक रेट है। अगर ये सीट कम देते तो हो सकता था 100 पार भी कर जाती
आरजेडी। तो कहीं ना कहीं समस्या आरजेडी के साथ ये है कि अगर कहीं अलायंस में नहीं मिलाते हैं तो जो मुस्लिम वोट है कहीं ना कहीं 1-2% पे छटकता है तो सीट पे इम्पैक्ट होता है, तो उनकी मजबूरी है। सबसे बड़ी बात हमें लग रहा है, हमारे मित्र यश भाई यहाँ बैठे हुए, उन्होंने क्या बोला कि इतने सारे मुद्दे हैं, बिहार में त्राही है, सब कुछ परेशान है, बेरोजगारी है, जमीन पे बहुत चीजें, क्राइम बढ़ चुका है। तो क्राइम पे ना करके पहले इनका जवाब देते हैं। बताइए उस प्रदेश, उस पार्टी का प्रवक्ता यहाँ पे आके मुद्दे गिनवा रहा है और उसका नेता कंबोडिया गया है। कंबोडिया फेमस किसके लिए है? एक है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, दूसरा है ड्रग्स के लिए। तो हमें बताने की जरूरत नहीं है काहे के लिए, किस लिए गए हुए हैं। अगर भैया आपको नहीं, मैं कुछ बोल नहीं, मैं कुछ बोले नहीं, मैंने बोला स्तरहीन आदमी है, ये स्तरहीन आदमी है। नहीं, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। वहाँ पे कंबोडिया फेमस किसके लिए उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं ठीक है, बट आई स्टिल ऑब्जेक्ट। ये हरशंकर परसाई के पोते हैं ये, नहीं, इन्हीं को व्यंग्य आता है। अब आइए, ठीक है साहब, ठीक है, मैंने टोक दिया जिज्ञासु साहब, मैंने टोक दिया। देखिए अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे। देखिए सिंपल सी बात है, कांग्रेस डिमांड कर रही है तकरीबन 58 से 60 सीट्स की। अब वो क्या बोले, जो 5000 सीट से हारे, 7000 सीट से हारे, 10,000 नंबर से मतलब वोटों से हारे, वो सीट पे भी इनको दिया जाए। और आरजेडी की मजबूरी है, अगर वो दे देते तो इनकी स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं गिर जाती है। तो देखिए गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में कोई समस्या नहीं, गठबंधन आ रही समस्या जो है आरजेडी और उसके गठबंधन में, क्योंकि जो दूसरे दल हैं वो सहयोगी नहीं है, वो कहीं ना कहीं लाइबिलिटी बन चुके हैं। उनको ढोना आरजेडी की और तेजस्वी यादव की मजबूरी बन चुकी है, तो ढोने पे मजबूर है। क्राइम रेट पे थोड़ा सा बता दो, बिहार की बात कर रहे थे, स्ट्राइक रेट 83% में मानने को तैयार हो गया। भैया कर्नाटका तो बड़ा विकसित राज्य 76% है, और कन्विक्शन रेट वहां पे जानते हैं 36% है, बिहार में 43%। कन्विक्ट ज्यादा होता, अगर आदमी कोर्ट में जाता है उसको सजा मिलती है। तो कहीं ना कहीं तुलना भी तुलनात्मक होनी चाहिए, हमें में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो देखिए पूर्णिमा जी, जो मैं शुरू में कह रहा था आपसे कि सभी दल, कोई भी दल आपको एकदम बारीकी से नंबर तो यहाँ दे नहीं सकता कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, लेकिन दो बातों का जवाब देना यहाँ पर बहुत जरूरी है। एक, जदयू वाले सज्जन 10 नंबरी की बात कर रहे थे, तो मैं उनको याद दिला दूं, 5 चुनाव में 9 बार सीएम बन चुके हैं। 10वीं बार नंबर उनको देगी नहीं जनता कि वो 10 नंबरी कहलाए। इसलिए आप जो कहना चाहते हैं उसको वहीं दबा दीजिए और ये राजनीतिक फैक्ट याद रखिए। दूसरी बात, मैं चाहूं तो संजय राणा को ऐसा जवाब दे सकता हूं कि वो याद करते करते उनकी बाकी की उम्र निकल जाएगी, लेकिन मैं आपका मान कर रहा हूं इसलिए मैं वो बात नहीं बोलूंगा क्योंकि आपने टोक दिया। यही बिहार के चुनाव का मुख्य मुद्दा बनना चाहिए, क्योंकि क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी इस समय बढ़त पर है बिहार में, और उसके खिलाफ ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, विफल साबित हो रही। इसीलिए मैंने आपको शुरू में याद दिलाया था कि ये लोग महिलाओं के लिए जब दुनिया के सामने खड़े नहीं हो सकते तो बिहार में क्या खड़े होंगे। कौन सा ऐसा अपराध है जो बिहार में इस समय कम हो रहा है, बताइए। छोटे छोटे लड़कों को, 15-16 साल के लड़कों को शूटर बनाया जा रहा है, ब्रिज गिर रहा है, नौकरी मांगने वालों को और परीक्षा मांगने वालों पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, और संजय राणा यहाँ गप्पे हाँक रहे हैं, कंबोडिया बता रहे हैं। अपनी हद में रहिए संजय राणा, बस इससे ज्यादा हम बोलेंगे नहीं क्योंकि पूर्णिमा जी बोल चुकी हैं। लेकिन बिहार के संदर्भ में वोट चोर को ये सब बहानेबाजी बचा नहीं सकती। हिंदू मुस्लिम की खाई अब ये और नहीं बड़ी कर सकते। वोट चोर को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। इसके आगे पीछे की सारी बातें टाइम पास हैं। जनता याद रखे, अपने नेताओं से जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व ये कभी नहीं भूलना है। वोट उसी हिसाब से दीजिए। बाकी चोरी पकड़ना हम सबका कलेक्टिव काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो हम करेंगे।